गुजरात के द्वारकाधीश से पीएम मोदी की बड़ी सौगात। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। द्वारका बेट और द्वारका के बीच ये सुदर्शन सेतु बनकर तैयार हो गया है और बेट द्वारका मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना भी की है। देश के सबसे बड़े केबल ब्रिज का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तकरीबन 20 लाख लोगों को हर साल इससे फायदा मिलेगा और जो यात्रा लोगों को घूमकर जाकर करना पड़ता था, लगभग 1 घंटे का वक्त लगता था, इस सुदर्शन सेतु के बनने से अब महज 20 मिनट में बेट द्वारका पहुंच जाएंगे लोग। तो ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जिस सुदर्शन सेतु का उद्घाटन आज किया गया है, इसके बाद द्वारका और बेट द्वारका दोनों के बीच आना जाना यानी कि जो आवाजाही बहुत ही आसान हो जाएगी। दो तस्वीर आप देखिए, बेट द्वारका मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की और सुदर्शन सेतु की जो सौगात है वो दी है गुजरात वासियों को, देश को। तो 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और आज गुजरात से देश को कई और विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आज गुजरात से देश भर में स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा और पर्यटन से संबंधित 52,250 करोड़ रुपए से अधिक की विकसित परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसमें 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 200 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 11,500 करोड़ रुपए की लागत से 21 ESIC परियोजनाएं, 2,280 करोड़ रुपए, 5 एम्स, 6,315 करोड़ रुपए और 3,800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे NHAI प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी 9,000 करोड़ रुपए की न्यू मुद्रा पानीपत पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी आज जिन 5 एम्स का उद्घाटन करेंगे उसमें राजकोट गुजरात, मंगलगिरी आंध्र प्रदेश, बतिंडा पंजाब, रायबरेली उत्तर प्रदेश और कल्याणी पश्चिम बंगाल शामिल। पीएम मोदी आज सुबह करीब 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगे और दोपहर 3:30 बजे राजकोट एम्स जाएंगे। पीएम मोदी शाम 4:45 बजे रेसकोर्स मैदान में सार्वजनिक बैठक करेंगे और रात 8 बजे राजकोट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गुजरात के जामनगर में मेगा रोड शो किया। पीएम ने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। एक बार फिर पीएम मोदी को अपने बीच पाकर जामनगर के लोग बेहद उत्साहित दिखे। जैसे जैसे पीएम मोदी का काफिला बढ़ता गया, लोगों का जोश बढ़ता गया। लोग मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। पीएम मोदी भी लोगों के नजदीक जाने का मोह नहीं छोड़ पाए। कई जगह वो कार के बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखे। पीएम मोदी जब हाथ हिलाते तो लोगों का जोश 2 गुना हो जाता। पीएम मोदी के इस रोड शो में जो शामिल हुए वो काफी खुश थे। मोदी जी को देख के बहुत मजा आई, बहुत सामने से देखा उनको, अच्छे से वेव कर रहे थे वो। और हम हांगकांग से आए और ये मौका मिला हमको उसको देखने के लिए, सो इट्स लाइक वी आर वेरी हैप्पी। बहुत ही दिल छू लेने वाला दृश्य था उनको देखने का और एक लंबे अरसे से जो हमारी एक इच्छा थी, जो हम देख रहे थे पूरे परिवार के साथ और इंतज़ार कर रहे थे, वो जो क्षण थी उसका अनुभव, उसकी प्रतिभा, उसका पावर, उसका एहसास, वो बयां में नहीं हम बयां कर सकते हैं। पीएम मोदी दक्षिण भारत पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। दक्षिण भारत में किस किस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, क्या कहती है मदुरई की जनता, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ इंडिया के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाल ही के वर्षों में पीएम मोदी दक्षिण भारत पर खास ध्यान दिया है। दक्षिण के बड़े राज्यों में विकास के कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। रेल और रोड नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। मदुरई रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है। यहाँ विकास कार्य जोरों पर है। जब मोदी जी सरकार बनाया उसके बाद में वह आखिरी तक सड़क बन गया। सरकार ने नए ट्रेनों की भी सौगात दी है। 5 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। लोगों का कहना है कि यहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। रेलवे में एक क्रांति देखने को मिल रही है, खास करके स्वच्छ भारत अभियान के तहत और स्टेशनों की सफाई पर, खास करके सफाई पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इधर भी तमिलनाडु में भी सालिंग है, वो भी अच्छा है। नॉर्थ साउथ में है वो भी अच्छा है। मोदी भी अच्छा होता है, कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। सबने अच्छा काम किया है उसका। दक्षिण में कई विकास कार्य हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में तमिलनाडु और केरल में रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स
पूरा कर दिया गया है। और भारत के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे के दूसरे संस्करण की आज से शुरुआत हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल समिट की थीम इंडिया पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप रखी गई है, जो विश्व में बढ़ती भारत की धाक पर आधारित है। From fragile 5 to top 5, from a laggard to a leader, India under Modi has आज से सजने जा रहा है TV9 का मंच। जुटेंगे पीएम मोदी समेत दुनिया भर के दिग्गज। TV9 नेटवर्क के वार्षिक फ्लैगशिप कॉन्क्लेव व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है, जो आज से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आगाज होगा और इसमें देश विदेश की जानी मानी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली हस्तियां शामिल होंगी। ये राजनीति के साथ ही गवर्नेंस, इकोनॉमी, हेल्थ, कल्चर और स्पोर्ट्स समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखेंगी तो समाधान और सुझाव भी देंगी। 3 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल समिट की थीम इंडिया पोइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप रखी गई है, जो विश्व में भारत की बढ़ती साख पर आधारित है। 25 और 26 फरवरी को खेल, मनोरंजन, स्वास्थ्य और संस्कृति के कई सेशन होंगे। 27 फरवरी को सत्ता सम्मेलन होगा, जिसकी थीम नए भारत की गारंटी 2024 रखी गई है। TV9 नेटवर्क के व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में कल का दिन बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। ग्लोबल समिट का दूसरा दिन यानी 26 फरवरी का दिन बेहद खास होगा। ग्लोबल समिट का मुख्य आकर्षण होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। From a laggard to a leader, India under Modi presenting the second edition of TV9 What India Thinks Today. Summit theme India poised for the next big leap. Listen to Prime Minister Modi unveil his vision for Viksit Bharat. समिट में कल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबॉट के संबोधन से होगा, जो एशिया प्रशांत से हिंद प्रशांत बदलते क्षेत्रीय संबंध की चर्चा करेंगी। इसके अलावा मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी, संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन भी शामिल होंगे, जो युद्ध का युग नहीं, वैश्विक शांति प्रेक्षक के रूप में भारत विषय पर अपनी बात रखेंगे। Listen to Prime Minister Modi unveil his vision for Viksit Bharat at News 9 Global Summit, a TV9 network initiative. और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। बीजेपी जल्द ही करीब देश भर में 125 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में कल बीजेपी की मैराथन बैठकों का दौर चला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री BL संतोष की मौजूदगी में कल देर रात एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेशों के चुनाव प्रभारी, सह प्रभारियों समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मिली जानकारी के मुताबिक 29 फरवरी को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर करीब 125 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए जाएंगे और इसके बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक पहली सूची में ही पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम को भी शामिल किया जा सकता है। कल की बैठक में यूपी की सभी कमजोर सीटों पर चर्चा हुई। हारी हुई सीटों पर एक एक कर विस्तार से चर्चा हुई। हारी हुई सीटों पर वोटिंग ट्रेंड और सुधार की गुंजाइश पर भी बात हुई। यूपी की सभी सीटों पर 3-3 नामों का पैनल बनाकर 27 फरवरी तक देने को कहा गया है। यूपी की आगामी MLC चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। जिन 7 राज्यों से जुड़े प्रमुख नेताओं की बैठक हुई, इसमें यूपी, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में अमित शाह के क्या कार्यक्रम हैं? अमित शाह बूथ कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र देने वाले हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश जाएंगे। गृह मंत्री यहाँ अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाह पहले ग्वालियर पहुंचे, वहां चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना संसदीय क्षेत्र के तकरीबन 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता से संवाद करेंगे। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे खजुराहो पहुंचेंगे और लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। खजुराहो के बाद अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे। वहां शाम 5 बजे
कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रभु ध्वजन सम्मेलन में शामिल होंगे। अमित शाह यहाँ पार्टी नेताओं, बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों पर है। पिछले लोकसभा सीट में बीजेपी ने यहाँ 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। इस बार बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश में है। आज आगरा से राहुल गांधी और अखिलेश यादव यूपी की जनता को क्या संदेश देंगे? मुरादाबाद में राहुल ने पीएम मोदी और अमित शाह के बारे में क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन काफी अहम होने जा रहा है। यूपी के 2 लड़के 7 साल बाद एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश भी शामिल हो रहे हैं। आगरा में मंच तैयार है, जहां राहुल, अखिलेश और प्रियंका यूपी को सियासी संदेश देने वाले हैं। न्याय यात्रा में यूपी के मुरादाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि हम मोहब्बत का दुकान खोलते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से गले मिलाने का है। यह सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। जनता के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाकर जेब काटा जा रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस राम यात्रा निकालने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि वो इस यात्रा के जरिए केंद्र और राज्य सरकार से उनके वादों को पूरा करने की मांग करेंगे। जीतू पटवारी ने कांग्रेस के राम यात्रा की तारीख तो नहीं बताई, हाँ इतना जरूर कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस राम यात्रा निकालेगी। कांग्रेस इस यात्रा के दौरान ऐसे सवाल उठाने जा रही है जो बीजेपी को बेचैन कर सकती है। जब कोर्ट ने आदेश किया था हमें मंदिर के ताले खुलवाने का, वो खुले थे। राम का मंदिर बना, राम यात्रा भी हो गई, दर्शन भी हुए, पर राम के भक्तों का क्या? ये महंगाई सर चढ़ के बोल रही, इसका क्या होगा? राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। राम यात्रा के जरिए हर घर से एक बच्चा बेरोजगार है। ये सरकार को भगवान राम की दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जीतू पटवारी से सवाल किया है कि वो राम यात्रा से पहले अपनी पार्टी के आला कमान की राय भी जान लें। सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहिए पहले उनको। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस की राम यात्रा को सनातन की जीत बताया। और वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के लोग प्रधानमंत्री मोदी से क्यों लगा रहे हैं गुहार? तृणमूल कार्यकर्ता होते हुए भी पीएम मोदी से क्यों मिलना चाहते हैं लोग? शेख शाहजहां से क्यों नाराज हैं लोग? इस रिपोर्ट में देखिए। संदेश खाली में शाहजहां शेख शिबू हाजरा के आतंक से लोग इतने परेशान हैं कि वो पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। पीएम से मिलकर अपना दर्द बयां करने वाले हैं। यहाँ रहने वाले लोगों में शेख शाहजहां और शिबू हाजरा के खिलाफ अब गुस्सा फूटता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि लोगों ने शेख शाहजहां, शिबू हाजरा के फार्म हाउस को आग के हवाले कर दिया। संदेश खाली के लोग शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के ऊपर इस कदर नाराज थे कि उनका जो फार्म हाउस था उसको यहाँ पे तोड़फोड़ काट डाला। संदेश खाली के लोग अब प्रधानमंत्री से अपनी दर्द बयां करेंगे। पीएम जब बंगाल आएंगे तो उनसे गुहार लगाएंगे। হ্যাঁ অবশ্যই যাব, কেন যাব না? উনি যখন আমাদের হ্যাঁ আমরা তৃণমূলই করি। আচ্ছা, তাও সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবেন? অবশ্যই যাব। वहीं टीएमसी विधायक ने कहा कि अगर वो पीएम से मिलना चाहते हैं तो मिले, वो देश के पीएम हैं। मेरा देश भारतवर्ष, तो प्रधानमंत्री भारतवर्ष का हर नागरिक का अधिकार है भारतवर्ष से प्रधानमंत्री से बातचीत किया। इधर संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। 3 हत्याओं के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी चार्जशीट से शेख शाहजहां का नाम गायब है। कैसे कानून से लगातार बचता आ रहा है शेख शाहजहां? पुलिस क्यों मेहरबान है उस पर? आप रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली मामला सुलगता ही जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
शाहजहां शेख सिर्फ महिलाओं का आरोपी नहीं है, बल्कि इसके हाथ खून से भी रंगे हुए हैं। TV9 के पास शाहजहां शेख पर दर्ज FIR की कॉपी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपी होने के बाद भी पुलिस की गिरफ्तारी से दूर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या मामले में दर्ज FIR में शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है, लेकिन पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में नाम ही नहीं है। TV9 के पास FIR की जिन 23 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थी, उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं की गई। जो चार्जशीट दाखिल की गई, वो भी हत्या के 3 साल बाद। आखिर बंगाल पुलिस किसके इशारे पर शाहजहां शेख को बचा रही है? शाहजहां शेख पर बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा। शाहजहां, देवदास, प्रदीप और सुकांता मंडल की हत्या का मुख्य आरोपी था। ये 3 बीजेपी के कार्यकर्ता और अनुसूचित जाति के थे। 2019 में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के करीबी होने की वजह से शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हुई। और संदेश खाली मामले में बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। जेएनयू पहुंचे बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की तुलना किससे की, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को हर मंच पर हर जगह उठा रही है। बीजेपी संदेश खाली जैसे घटनाओं के लिए ममता बनर्जी और पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रही है। संदेश खाली की गूंज जेएनयू कैंपस तक पहुंच गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार पर जमकर हमला बोला। एकदम पूरी सपोर्ट है, नहीं तो पुलिस चाहे तो कोई पकड़ में ना आए। इज इट पॉसिबल? मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है। उनको बांग्लादेश भेजा गया, कभी बांग्लादेश से इधर लाया जा रहा है, उनके गुर्गे घूम रहे हैं वहाँ पे, और पुलिस को सब पता है। पुलिस जानती है कहाँ पे छुपा हुआ है। देखिए, महिलाओं के ऊपर पहले टीम भेजा जाता था रेकी करने के लिए। बाइक पर टीएमसी के कार्यकर्ता, उसके साथ पुलिस भी आती थी देखने के लिए कि किस फैमिली की बहू सुंदर है, बेटी सुंदर है। रात में उसको बुलाया जाता था पार्टी ऑफिस में, कोई पार्टी का काम बोल के बुलाया जाता था। पूरी रात भर उसको वहाँ पे रखा जाता था, उसके साथ शोषण होता था। बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार में सीएम नीतीश कुमार पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं। गया पहुंचे तेजस्वी ने नीतीश के बारे में क्या क्या बोला, बीजेपी को लेकर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव लगातार नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। अपने शासनकाल के दौरान हुए कामों का हिसाब दे रहे हैं और नीतीश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिहार में युवाओं को नौकरी दिलाने का क्रेडिट खुद ले रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए लाखों युवाओं को रोजगार दिया। अगर मौका मुख्यमंत्री बनने का मिला तो बेरोजगारी भी दूर कर देंगे। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहते हुए वैसे मुख्यमंत्री जो असंभव कहते थे, उनसे हमने अगर 5 लाख सरकारी नौकरी दिलवाने का काम किया तो एक मौका अगर तेजस्वी को मिलेगा तो हर एक बेरोजगारों को दर्द को दूर करेंगे। गया पहुंचे तेजस्वी ने नीतीश के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला। एक नहीं बना दूसरा मुख्यमंत्री। हम मुख्यमंत्री तो हमारे ऐसे कि 9 बार वोट ले लिए, हर 1.5 साल पे वोट लेते हैं। आप बताओ कहीं देखा है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला कल शाम लखनऊ में हादसे का शिकार हो गया। इसमें 11 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली से लखनऊ लौटे थे। जब वो एयरपोर्ट से अपने आवास की ओर जा रहे थे, इस दौरान उनके काफिले की एंटी डेमो व्हीकल आगे चल रही थी। जब काफिला अर्जुनगंज इलाके में मरी माता मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक एक कुत्ता सामने आ गया। कुत्ते को बचाने की कोशिश में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और एक दूसरे से टकरा गई। हादसे में 5 पुलिसकर्मी और 6 सिविलियन घायल हो गए। सड़क पर कोई कुत्ता है जो अचानक से रास्ते पे आया, उसके ऊपर चढ़ जाती है। उसका एक टायर जो है उसके ऊपर आता है, जिसके कारण गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और सड़क के दाहिनी ओर मुड़ करके वहाँ पर भी 2 गाड़ियाँ और पब्लिक के जो लोग थे उनको चपेट में ले लेती है। 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा लगभग 6 जो हैं सिविलियन, इनको भी बताया गया कि घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम लखनऊ के अलावा प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी प्रशांत कुमार भी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। और चलिए अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे बाबा बागेश्वर ने मथुरा विवाद पर क्या कहा,
सनातन विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या दिया है जवाब, ये रिपोर्ट आप देखिए। कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे तो भक्तों की भीड़ लग गई। बाबा बागेश्वर यहां मां पीताम्बरा के दर्शन करने पहुंचे थे। बाबा से मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर सनातन का झंडा बुलंद किया। बाबा ने कहा कि दुनिया का कोई भी ताकत सनातन पर उंगली नहीं उठा सकता। तो सनातन के लिए यही है, हम सब हिंदू एक रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाकर, और जो सनातन का नहीं वो अपने बाप का नहीं। बाबा का कहना है कि रामयुग शुरू हो गया है, अब जल्द ही कृष्ण लला आने वाले हैं। भारत में राम राज्य की राम युग प्रारंभ हो गया। राम राज्य की ओर भारत अग्रसर है, भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। बहुत जल्दी अब कृष्ण राज भी आने वाले। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम छतरपुर में महाशिवरात्रि के मौके पर 155 कन्याओं की शादी का आयोजन करने वाले हैं, इसलिए भगवती पीताम्बरा माई की शरण में आए हुए थे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल्याण के पास मलंगगढ़ पहुंचे हैं। उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। क्या है मलंगगढ़ का विवाद, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये वही जगह है जिसे लेकर विवाद चल रहा है। इस जगह पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावे करते आए हैं। विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कल्याण के पास स्थित मंगलगढ़ पहुंचे तो उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। अपने समर्थकों के साथ एकनाथ शिंदे ने समाधि स्थल का दर्शन किया और पूजा विधि की। आप देख सकते हैं कि मंगलगढ़ में समाधि स्थल पर एकनाथ शिंदे के समर्थक जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिंदे और उनके समर्थकों का दावा है कि यहाँ गोरखनाथ पंथ के संत बंशीधर नाथ की समाधि है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 1 महीने पहले एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मंगलगढ़ को मुक्ति दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस काम को पूरा किए बिना वो आराम से नहीं बैठेंगे। शिंदे के बयान को मुस्लिम पक्ष ने भड़काने वाला बताया था। मंगलगढ़ को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच काफी सालों से विवाद चल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के कल्याण के पास स्थित मंगलगढ़ को मुस्लिम समुदाय हाजी मंगल कहता है और हिंदू समुदाय मंगलगढ़ या मलंगशी के नाम से पूछता है। पहाड़ी पर मंदिर और मजार भी है। मलंगगढ़ मुक्ति के लिए 1982 में एक आंदोलन शुरू किया था। यूपी के 48 लाख परिवारों को योगी सरकार ने राहत दी है। बेरोजगारों के हंगामे के बाद यूपी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती को रद्द करने का फैसला किया। योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के बाद क्या कहा, परीक्षार्थियों ने क्या कहा सरकार के इस फैसले पर, यह भी आपको दिखाते हैं। एक दिन पहले तक यूपी के जो 48 लाख अभ्यर्थी निराश थे, हताश थे, अब उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। अब उनकी आंखों में उम्मीदों की किरण दिख रही है। जिस परीक्षा में धांधली को लेकर आवाज उठाई गई थी, सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग पर एक्शन लेते हुए योगी सरकार ने परीक्षा को रद्द कर 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद छात्रों ने जोरदार जश्न मनाया, सरकार का आभार भी जताया। बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। दिन रात मैम संघर्ष काम आया, दिन रात एक किए थे सर, दिन रात एक किए थे हम लोग, 12-12 घंटे क्लास किए थे सर। ये याद रखिए विद्यार्थियों की जीत है। जय भारत माता की। सरकार के फैसले से सिर्फ 48 लाख बेरोजगार ही नहीं बल्कि 48 लाख परिवारों को भी राहत मिली है, जिनके बच्चे इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। और चलिए अब बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। और बड़ी खबर क्या है, गाजा में बमबारी हो रही है तो इजराइल में इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तेल अवीव की बात की जाए तो यहां पर आखिर लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग की जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक तरफ इजरायली सेना गाजा पर बमबारी कर रही है, हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिला रही है, हमास के हौसलों को पस्त कर रही है। वहीं इजराइल की सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। ये प्रदर्शनकारी इजराइल की बेंजामिन सरकार से हमास पर तुरंत हमले रोकने की मांग पर अड़े हैं। लोग सरकार से तत्काल हमले रोकने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमले में निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। ये प्रदर्शनकारी हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों की शिकायत थी कि सरकार अभी तक कह रही थी कि अमेरिका, मिस्र, कतर की मध्यस्थता से गाजा पर हमले रोकने की चर्चा की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इजराइल हमास जंग में 29,000 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, लेकिन हमास के कब्जे से अब तक सभी बंधकों की रिहाई नहीं हो पाई है। वहीं इजरायली हमले में अपना सब कुछ गंवा चुके लोग भूख से मर रहे हैं।
भुखमरी और नरसंहार के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। गाजा में हजारों बच्चे जान गंवा चुके हैं। जो बचे हैं उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, न इलाज के लिए अस्पताल बचे हैं। पेट की आग बुझाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। और कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। वैज्ञानिकों की सिर्फ एक डिस्क में इतनी फिल्में स्टोर की जा सकेंगी कि उसमें एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में नहीं देख सकता है। रिपोर्ट देखिए। जरा कल्पना कीजिए, डीवीडी में एक डिस्क का घूमना बंद ना हो और तमाम जिंदगी बीत जाए। एक ही डिस्क में आपकी जिंदगी की तमाम पसंदीदा फिल्में हो, वीडियो हो, सीरियल्स हो। एक ही डिस्क आपकी जिंदगी की तमाम जरूरतें पूरी कर दे। आपका पूरा कलेक्शन एक ही डिस्क में समा जाए। ये तमाम बातें अब मुमकिन होने वाली हैं क्योंकि चीन के वैज्ञानिकों ने एक नई डिस्क बनाई है। डिस्क पर लाखों घंटे का वीडियो स्टोर हो सकता है। एक ही डिस्क में 3 लाख फिल्में स्टोर हो सकती हैं क्योंकि डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1 पेटाबाइट की है। यानी सीडी को शुरू से अंत तक देखने में करीब 70 साल का समय लगेगा। अब तक एक डिस्क में मुश्किल से 1-2 घंटे की फिल्म ही स्टोर हो पाती थी, लेकिन चीन के वैज्ञानिकों ने जिस डिस्क को बनाया है वो अकेला 2 लाख से अधिक डिस्क के बराबर है। चीन की ये सीडी दुनिया के लिए वरदान साबित हो सकती है। डिस्क को रखने के लिए लाइब्रेरी की जरूरत नहीं रहेगी। एक ही डिस्क से किसी बड़ी कंपनी या संस्था की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। बरसों का डेटा संभाल कर एक जगह रखा जा सकेगा। आज के जमाने में लोग पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चीन की नई डिस्क आने के बाद एक बार फिर दुनिया डीवीडी के जमाने में लौट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को लेकर सबसे नया और बहुत बड़ा और बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। ये वो खुलासा है जिससे दुनिया अभी तक अनजान थी, लेकिन अब दक्षिण कोरिया के एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस अधिकारी ने जो कुछ कहा उसे जानकर पूरी दुनिया हैरान है। किम जोंग उन के पास एक संतान है। उनके पास एक बेटी है जिसका नाम है किम च्युआई। किम जोंग ने दुनिया को यही बताया है, लिहाजा दुनिया को अब तक यही पता है। लेकिन अब किम के संतान को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक किम के पास एक नहीं बल्कि 2 संतान हैं, एक बेटी और दूसरा बेटा। किम की बेटी के बारे में तो दुनिया जानती है, उसकी तस्वीरें और वीडियो भी है। इस बेटी के साथ किम आए दिन नजर आता है, कभी मिसाइल परेड में तो कभी मिसाइल लॉन्च साइट या मिसाइल फैक्ट्री में। लेकिन किम ने अपने बेटे को दुनिया की नजरों से बचा कर रखा है। लेकिन अब किम का ये राज भी खुल गया है। किम जोंग के इस रहस्य को खोला है दक्षिण कोरिया के रिटायर्ड इंटेलिजेंस अधिकारी चोई सू योंग ने। उन्होंने दावा किया है कि किम अपने बेटे को अब तक दुनिया के सामने इसलिए नहीं लाया है क्योंकि वो देखने में सुंदर नहीं है। दावा किया गया है कि किम का बेटा देखने में पीला नजर आता है, वो बहुत पतला है। किम का बेटा अपने परदादा किम इल सुंग की शक्ल पर भी नहीं गया है। यही वजह है कि किम उसे अब तक दुनिया के सामने नहीं लाया है। किम अपने बेटे को भविष्य में भी इसी तरह छिपा कर रखेगा या नहीं, इस बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि किम बहुत ही रहस्यमयी है। किम के बेटे को लेकर जो दावा किया गया है वो सच है या झूठ, अब तक इस बात का प्रमाण नहीं आया है। इस बाबत अब खुलासा हुआ है तो आने वाले वक्त में इससे जुड़े कुछ सबूत या साक्ष्य सामने आ सकते हैं, तभी इसकी पूरी सच्चाई का पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। सिरसा, जींद, कैथल, अंबाला में इंटरनेट को बहाल किया गया है। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र और हिसार में भी इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया गया है। किसान आंदोलन की वजह से लगभग 12 दिनों से यहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया था। हरियाणा के 7 जिलों में 13 फरवरी से इंटरनेट बंद था, जो कि आज से बहाल कर दिया गया।
और देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। दिल्ली के ब्लॉक रूट्स पर अब बड़ी खबर है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो इन्हें खोल दिया गया है और यहां पर आवाजाही को सामान्य किया जा रहा है। ये देखिए, जो बड़े बड़े कंटेनर्स और बैरिकेड्स लगाए गए थे, कीले सड़क पर लगा दी गई थी, उन सबको अब निकालने का काम किया जा रहा है। देखिए कैसे कंटेनर्स को अब क्रेन की मदद से हटाया जा रहा है और जो बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई थी रास्ते पर अवरोधक पैदा करने के लिए, उन सभी को हटाने का फैसला लिया गया है। सब कुछ हटाया जा रहा है। तो ये सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो यहां से बॉर्डर को खोलने का फैसला लिया गया है। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े पूरी जानकारी के साथ। मोहित, हालांकि किसानों की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अभी 29 तारीख तक के लिए उन्होंने अब आगे दिल्ली कूच का जो फैसला है उसे टाल दिया है। लेकिन जिस तरह से ये बड़ी राहत दी गई, इसके पीछे क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि किसानों ने जो अपना दिल्ली कूच आंदोलन है उसको 29 फरवरी तक के लिए होल्ड पे रखा है और कहा है कि 29 फरवरी को अपनी आगे की रणनीति बताएंगे। तो ऐसे में खासतौर पे हरियाणा के 7 जिले जहां पर 13 फरवरी से ही इंटरनेट बंद था, वहां पर काफी लोगों को परेशानी हो रही थी, आम जनता परेशान थी। वहां पर जो कम्युनिकेशन ठप होने की वजह से बिजनेस भी प्रभावित हो रहा था, जिसके बाद अब 12 दिन बाद हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया है। लेकिन एक अपडेट मैं और देना चाहूंगा आपको कि पंजाब में अभी जहां पर किसान इकट्ठा होकर बैठे हैं,